नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीकेस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 20 फरवरी और 20 फरवरी को आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, जो कि सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में जीके जी से जो है आपके 20 प्रश्न पूछे गए थे, उन 20 में से जो है अधिकतम रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी है देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाइए उसको ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ का जो है आप लाभ उठाइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न आपके सेकेंड शिफ्ट में 20 फरवरी को पूछा गया कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का जो है प्रावधान किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, जब आपका संविधान बनकर तैयार हुआ, इसके बाद जब आपका लागू हुआ, उस समय आपका कोई भी मौलिक अधिकार नहीं था। वही यहाँ पर लिखा गया है कि मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकार निहित थे, मौलिक कर्तव्य निहित नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में राज्य के कर्तव्यों को भी शामिल किया था। लेकिन ये जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है, वहीं पर जो है सरदार स्वतंत्र सिंह समिति के सिफारिश पर जो है आपका शामिल किया जाता है। ठीक, भाग 4A जोड़ा जाता है, अनुच्छेद 51A जोड़ा जाता है और इसके तहत जो है आपका 10 मौलिक कर्तव्य जो है आपका जोड़ा गया था। लेकिन आप लोग को बताते हुए चलें कि सरदार स्वतंत्र सिंह समिति जो है वो 8 ही मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े जाने का सुझाव जो है इन्होंने दिया था। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछा जाता है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सरदार स्वतंत्र सिंह ने आपके कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव दिया था, तो ये आपका 8 राइट आंसर होगा, लेकिन 10 जोड़ा गया था। इसके अलावा 11 जो मौलिक कर्तव्य है उसमें से एक जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका 2002 में आपका हुआ था 86वां संविधान संशोधन, उसके माध्यम से जोड़ा गया था। तभी से जो कि वर्तमान में आपके कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आपसे पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य जो है वह कौन से देश से लिया गया है, कल ही पूछा गया था। तो ये आपका रूस यानी कि यूएसएसआर से लिया गया है। जब आपका मौलिक कर्तव्य लिया जा रहा था उस समय यूएसएसआर ही था। जब यूएसएसआर का विघटन आपका 1991-92 में होता है, तब जाकर बड़ा देश आपका रूस होता है, तब हम लोग रूस भी कह सकते हैं। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग को बताते हुए चलें कि अभी तक के शिफ्टों में अगर जो भी मतलब एसएससी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, उसमें हुए अभी तक के शिफ्टों का अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं जिसमें से आपको 700-800 प्रश्न मिलेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, तो आप लोग इसे ले सकते हैं मात्र 25 रुपये में। 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको जो ये पीडीएफ है आपको मिल जाएगा मात्र 25 रुपये में। यहाँ सैंपल के तौर पर आप लोग देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। लेकिन अगर आप हमारा बनाया गया 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाइज विथ एमसीक्यू प्रयास ईबुक को परचेज करते हैं तो आपको ये पीडीएफ जो है फ्री दिया जाएगा। ये जो प्रयास ईबुक है आपका मात्र 49 रुपये का है। आम दिनों पे 149 का था, लेकिन आप लोग के डिमांड को देखते हुए जो है आपका 49 रुपये इस ईबुक का प्राइस अभी के लिए किया गया है। बाय करने के लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा, 2 व्हाट्सअप नंबर है, उसमें से उस दोनों व्हाट्सअप में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा। इस पीडीएफ के साथ जो है आपको जीडी का पीडीएफ फ्री मिलेगा। ये भी जो ईबुक है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है आपका उपलब्ध है, तो आप लोग जो है जाइए और इस पीडीएफ का जो है आप लाभ उठाइए। ठीक है, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि RRR के गाने नाटू नाटू के गाने को किसने गाया है, यानी कि नाटू नाटू गाने का जो है आपसे संगीतकार का नाम पूछा गया था। ठीक है, तो संगीतबद्ध जो है आपके M.A. किरवानी ने किया है, लेकिन इस गाने को जो है लिखा कौन है, तो इस गाने को लिखा है चंद्र बोस। इसके अलावा प्रेम रक्षित जो है इस गाने का कोरियोग्राफ किया है और गाना रामचरण और NTR जूनियर पर फिल्माया गया है। ऑस्कर में नॉमिनेट होने वाली नाटू नाटू जो है पहला भारतीय गीत है, तो इस बात को भी है जो कि आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में पंचवर्षीय योजना का जो है प्राथमिक लक्ष्य क्या था, जिसके ऑप्शन में आपका आत्मनिर्भरता दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका आत्मनिर्भरता होगा। इसके साथ ही समृद्धि, आधुनिकीकरण और समानता जो है आपका पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य था। पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो यह योजना के द्वारा जो है इसे तैयार किया जाता था। ठीक है, 5 वर्षों का ये आपका योजना होता था। इसके अलावा इसके 4 मुख्य उद्देश्य थे: विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समता।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ओलंपिक में बैडमिंटन में कितनी तरह की जो है स्पर्धाएं होती है, तो इसका राइट आंसर 5 होगा। ओलंपिक में बैडमिंटन में 5 तरह की स्पर्धाएं होती है, पुरुषों का एकल, महिलाओं का एकल, पुरुषों का युगल, महिलाओं का युगल और मिश्रित युगल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। फिर पूछा गया कि बांग्लादेश के निर्माण के समय जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना आपका चल रहा था, तो बांग्लादेश के निर्माण के समय आपका चौथी पंचवर्षीय योजना जो है आपका चल रहा था। ठीक है, तो चौथी को याद रखिएगा। बांग्लादेश का निर्माण के समय भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना लागू थी। ये योजना 1969 से 74 तक चला और इसी दौरान जो है भारत पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध हुआ, जिसमें आपका जो पाकिस्तान है पश्चिमी जो पाकिस्तान है वो अलग होकर आपका बांग्लादेश एक नया देश बन गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर चौथी पंचवर्षीय योजना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के समय या मुताबिक जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, लेकिन एक और स्टूडेंट कहें कि लिंगानुपात नहीं, आपसे पूछा गया था सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका मध्य प्रदेश का अलीराजपुर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा गया होगा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का दमन जिला जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला था। लेकिन मेरे मुताबिक शायद आपसे साक्षरता ही पूछा गया था, जिसका राइट आंसर अलीराजपुर होगा। और 2011 के जनगणना के मुताबिक जब बात करेंगे तो यहाँ पर मात्र 36.10 है, 10 ही साक्षरताएँ दर्ज की गई। इसके अलावा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला की बात करते हैं तो ये मिजोरम का जो है सिरछिप जिला जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला है और यह भारत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वाला जिला है। इसके अलावा लिंगानुपात की बात करेंगे तो लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को गिना जाता है, तो दमन दीव का जो दमन जिला है वहाँ पर मात्र 533 ही लिंगानुपात है। और वहीं पर पुडुचेरी का जो माहे जिला है वो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला आपका जिला है, वहाँ पर 1000 पुरुष पर 1176 महिलाएं हैं और भारत का लिंगानुपात 943 है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो आपका केरल है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हिंदी से पूछा गया कि अंधे की लाठी जो है उसका मुहावरा का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो अंधे की लाठी का मुहावरा का जो अर्थ होगा वो होगा एकमात्र सहारा बन जाते हैं या होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। फिर आपसे पृथ्वी का जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया, तो पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द शायद पूछा गया था कि नहीं है इनमें से कौन, तो तरनीजा आपका पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द जो है वो आपका नहीं है। तो पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे उसको अगर हम लोग देखें तो पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द में आपका धरा हो जाएगा, इसके अलावा भूमि हो जाएगा, इसके अलावा आपका जगत हो जाएगा, विश्व हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा, मंडल हो जाएगा, प्रभु हो जाएगा, भूगर्भ हो जाएगा, भूस्थल हो जाएगा, अवनी हो जाएगा, मेदिनी हो जाएगा, क्षिति हो जाएगा, मही हो जाएगा, वसुंधरा हो जाएगा, वसुधा हो जाएगा, जमीन आदि हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। फिर आपसे एग्जाम में पूछा गया धक्का शब्द का देशज पूछा गया था शायद आपसे धक्का फक्का शब्द का, तो इसको भी याद रखिएगा। धक्का शब्द देशज शब्द नहीं है बल्कि ठेस शब्द देशज शब्द है और देशज शब्द वो शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो लेकिन वो प्रचलन में हो। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में उपयोग किए जाते हैं। फिर आपसे पूछा गया पूरब शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो पूरब शब्द का विलोम शब्द आपका पश्चिम होता है या पश्चात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर न्यायपालिका या शायद आपके ऑप्शन में जो है सुप्रीम कोर्ट दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर था। भारत के संविधान की जो है व्याख्या करने का जो है अंतिम अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास है और देश में न्यायिक प्रणाली का सर्वोच्च निकाय होने के नाते भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कानून की व्याख्या इस प्रकार करने का अधिकार है कि वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन ना करें। न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय को भारत में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने की शक्ति देती है। यह विधायिका कार्यपालिका के द्वारा किए गए निर्णयों, संवैधानिक संशोधनों और केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा की गई प्रशासनिक कार्रवाइयों की संवैधानिकता की भी समीक्षा करती है और सर्वोच्च न्यायालय को किसी कानून की संवैधानिकता तय करने का भी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बास्केटबॉल कोर्ट से संबंधित कि बास्केटबॉल जो कोर्ट होता है उसमें जो बास्केटबॉल का जो लगा होता है वो आपका कितने मीटर की ऊंचाई पर होता है, तो ये 3.05 मीटर की ऊंचाई पर होता है। तो 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बास्केटबॉल और रिंग की मदद से खेला जाता है।
तो इसका राइट आंसर होगा, अगर आपसे बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम पूछा जाता तो 28x15 होता, और किस प्रकार का होता है तो आयताकार होता है। यहाँ 5 खिलाड़ी को 2 टीमों के बीच खेला जाता है। इसके अलावा जो है ये इसका जो निर्धारण है अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ के द्वारा किया गया है इसका आयाम का। इसके प्रत्येक तरफ 2 मीटर का खाली क्षेत्र होना चाहिए, जिससे कोर्ट तैयार करने के लिए आवश्यक क्षेत्र 32 गुना 29 मीटर होता है। इसके अलावा यही आपका बास्केटबॉल का जो है आपका कोर्ट है, तो इसको भी आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। फिर पूछा गया कि माइक्रो फाइनेंस का जो है मुख्य कार्य क्या है, तो माइक्रो फाइनेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो माइक्रो फाइनेंस का मुख्य काम गरीबी कम करना, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को वित्तीय सेवाएं देना, माइक्रो फाइनेंस के जरिए लोगों को ऋण, बचत खाते, बीमा और निधि हस्तांतरण जैसी वित्तीय सेवाएं मिलती है। तो इसमें से ही कोई एक ऑप्शन जो है आपके एग्ज़ाम में जो है दिया गया होगा, तो इसको भी जो है आप एक बार देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिर आपसे पूछा गया सुधा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो सुधा शब्द के पर्यायवाची शब्द की जब हम लोग बात करते हैं तो अमृत, पीयूष, अमीय, सोम, अमी, जीवन, जिम्नोदक आपका सुधा शब्द का पर्यायवाची होता है। इसमें से कोई एक ऑप्शन आपके स्क्रीन पर होगा। फिर आपका निषेध शब्द का विलोम शब्द पूछा गया, तो निषेध शब्द का विलोम शब्द आपका जो है विहित होता है, और निषेध शब्द का मतलब किसी चीज़ पर पाबंदी लगाना या प्रतिबंधित करना, वही विहित शब्द का मतलब उचित, मुनासिब या विधि के अनुरूप होने वाला होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया। फिर जो है 1-2 क्वेश्चन और जो है अभी मिले हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि काम जो है वो किस योजना के तहत मिलता है, काम जो है वो किस योजना के तहत मिलता है, जिसका राइट आंसर जो है आपका मनरेगा योजना था। मनरेगा योजना के तहत ही जो है काम मिलता है। और मनरेगा का जो है फुल फॉर्म होता है वो होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय, क्या होता है तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो है मनरेगा का फुल फॉर्म होता है। और इसमें जो है ग्रामीण इलाकों में जो रहते हैं वयस्कों को जो है 100 दिनों का जो है रोजगार देने का प्रावधान इसमें किया गया था। इसके अलावा इसका जो एक्ट है आपका 2005 में आता है, और इसको भी याद रखिएगा। 2009 में जो है 2009 से पहले इसका नाम नरेगा था, लेकिन बाद में इसके में महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा गया, तो 2009 से इसे मनरेगा कहा जाता है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया कि स्वच्छ भारत मिशन किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो स्वच्छ भारत मिशन की जब हम लोग बात करते हैं तो स्वच्छ भारत मिशन किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका गांधी जी का जन्म दिवस ही दिया गया होगा मेरे अकॉर्डिंग, जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो बाकी आप लोग हमें बताइएगा कि क्या ऑप्शन दिया गया था। स्वच्छ भारत अभियान की जब हम लोग बात करते हैं तो 2 अक्टूबर 2014 को जो है इसका शुरुआत जो है किया गया था। महात्मा गांधी भी जो है देश को दासता से मुक्त कराया, परंतु स्वच्छ भारत का उनका सपना पूरा नहीं हो पाया था, और महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश जो है दिया था। और उन्हीं के उपलक्ष्य में जो है आपका स्वच्छता अभियान जो है शुरू किया गया था। ये एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा करना और कूड़े साफ रखना है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है हमें तो अब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिख रहा है। हाँ, एक क्वेश्चन आया कि 2024 में जो है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, यानी कि ECI। तो 2024 की इलेक्शन कमिश्नर की बात हम लोग जब करते हैं तो इसमें जो है थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही या कहे तो कल परसों ही जो है अभी आपके नए ECI जो बने हैं ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ज्ञानेश कुमार अभी के हाल में बने हैं। ये आपके 26वें जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो इसको याद रखिएगा। लेकिन इससे पहले जब हम लोग बात करते हैं तो इससे पहले जो है 25वें जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो थे आपके श्री राजीव कुमार। तो मैं भी आपके राजीव कुमार का ही नाम जो होगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने को मिला होगा। ठीक है, तो आप हमें बताइएगा कि क्या मिला था। बाकी ज्ञानेश कुमार को जो है अभी हाल ही में 19 फरवरी 2025 को जो ही नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो बाकी आप लोग बताइए। अभी तक हमें इतने ही क्वेश्चन मिले हैं, बाकी जो 2-4 क्वेश्चन छूट गए होंगे उसको हम आपको PDF में दे देंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाइए उस PDF का लाभ उठाइए। इसके अलावा
आप अगर हमारे द्वारा बनाए गए प्रयास टॉपिक वाइज ई बुक को लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, लिंक भी आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी जाके जो है वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। और इस ई बुक को लेते हैं तो आपको जो है SSCG का PDF ऑलरेडी फ्री दिया जाएगा। अगर अलग से खरीदना चाहते हैं तो 25 रुपये में आप खरीद सकते हैं। बाकी आप लोग का जो भी मन, जैसा आप लोग हमें आज्ञा दें, हम उसी के अनुरूप आपका काम करेंगे। बाकी चलिए PDF को डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल के जाके आज का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।